हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 लेकर आ गए दोस्तों। और आपको बता दें कि ये जो लेक्चर नंबर 5 है इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, यानी कि आज फाइनली टोटल ये चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो छोटे छोटे 2 टॉपिक बचे हुए हैं, उसको फटाफट से करवा दूंगा। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू समथिंग कि हमारा ये चैप्टर नंबर 1 जो है ये आज कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इसके बाद के जो मोस्टली चैप्टर्स है वो आप देखोगे तो हमने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं बहुत पहले से। तो आपको पता लगाना है कि हमने कौन कौन से चैप्टर्स के वीडियोस टोटली अपलोड करके रखे। तो आप हमारे चैनल के अंदर जो प्लेलिस्ट सेक्शन होता है उसके अंदर जाके देख सकते हो। हमने हर एक स्टैंडर्ड का हर एक सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट तैयार करके रखा हुआ है, उसमें वीडियोस लेक्चर बाय लेक्चर अपलोड करके देखे हुए। थोड़ा आगे पीछे कभी कभार हो जाता है ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, या फिर आप बोल सकते हो कि अरेंज करने में थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन आप उसको प्रॉपर तरीके से स्क्रॉल करोगे, अच्छे से देखोगे तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। और अगर इन केस कोई वीडियो वाकई में अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे सजेशन के तौर पे कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे पर्सनल मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे वीडियो के, हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर कर देना। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कुछ वीडियोस छूट जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये जो चैप्टर था उसका 3 ही लेक्चर हमने बनाया था, तो 4th एंड 5th लेक्चर मुझे भी नहीं मालूम था कि मैंने बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन मेरी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कंप्लीट कर दिया है। लेकिन आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स और इतने सारे मैसेजेस जब मैंने देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि वाकई में ये जो है रह गया है और हमने नहीं बनाया। तो मैंने 4th लेक्चर यानी कि इसके पहले का लेक्चर भी अपलोड कर दिया, और आज आखिरी लेक्चर 5वां लेक्चर भी अपलोड करने जा रहा हूं। तो जरूर से प्यार देना, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा भी बहुत सारी सीरीज हमने नया शुरुआत किया है। स्कॉलरशिप वीडियो सीरीज है, साइंस का फंडा सीरीज है, मैथ्स ट्रिक्स का वीडियो सीरीज है, इंग्लिश ग्रामर के वीडियो सीरीज है, एंड आपका जो सिलेबस है वो तो है ही दोस्तों। तो देयर आर सो मेनी सीरीज आल्सो व्हिच आर अवेलेबल ऑन द प्लेलिस्ट, यू कैन चेक इट आउट एंड जरूर से वीडियोस देखना, अच्छे से प्यार देना और अच्छा कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करके ले लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि है आखिरी लेक्चर वीडियो। और ये जो लेक्चर वीडियो है उसमें सबसे पहला हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज वो है दोस्तों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अभी इसका मतलब क्या होता है अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, इसी में छुपा है आपका आंसर जो कि है पोटेंशियल एनर्जी। वी नो दैट दोस्तों, हमने 9th स्टैंडर्ड में, अगर आपको ध्यान में होगा, अगर आपने 9th स्टैंडर्ड को सीरियसली लिया होगा और पढ़ाई किया होगा, तो 9th में हमने एक टॉपिक पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यू नो दैट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी? अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, कि ऐसा एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर होता है जब वो ऑब्जेक्ट अपने स्टेशनरी पोजीशन यानी कि रेस्ट पोजीशन में रुका हुआ जब होता है, तब उसके ऊपर जो भी एनर्जी एक्ट कर रही होती है, जो एनर्जी अवेलेबल होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ये सभी को पता है दोस्तों, ठीक है ना, इतना तो आपको पता होगा। लेकिन अगर एक और चीज बात बोलूं यहां पे, कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में आ जाता है, यानी कि मूव करने लगता है, जैसे कि गाड़ियां चलती है, नदी बह के जा रही है, हवाएं बह रही है, तो उसके पास क्या होता है? एक स्पीड होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्पीड जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, उसमें हो जाता है काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट, यानी पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो अब एक चीज और है कि अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो ग्रेविटी जो होता है वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के साथ में मिलकर काम करता है। और इसका हम लोग एक फॉर्मूले के हिसाब से आपको जिक्र करने की कोशिश करें तो समझ लो, एक फॉर्मूला है GMM अपॉन R+H। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं अगर बताऊं तो G इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आपको एक्सप्लेन किया है हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, आप देखोगे 1st 2nd लेक्चर में, तो आपको बताया था मैंने कि G का मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू जो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। ये आपको पता ही है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कैपिटल M इज नथिंग बट द मास ऑफ द अर्थ, दिस स्मॉल m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड h इज द हाइट, मतलब हमारे अर्थ से लेके कितना हाइट पे वो ऑब्जेक्ट जो है अवेलेबल है, ये चीज आपका बताता है। तो एक चीज आपने स्टडी किया होगा कि जितना ज्यादा वैल्यू h का रहेगा, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जितना ज्यादा वैल्यू h का रहेगा उतना ग्रेविटी जो होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो कम हो जाता है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, कि हमारा जब h का वैल्यू इंक्रीज होता है, यानी कि हाइट जो होता है, हाइट, अगर हम अर्थ सरफेस के ऊपर से जितनी हाइट पे जाएंगे, जितनी ऊंचाई पे जाएंगे, हमारा जो ग्रेविटी का जो वैल्यू है उतना ही डिक्रीज होगा। सही बात है। लॉजिकल एग्जांपल देके समझाता हूं। लेट्स सपोज इमेजिन करो कि हम अभी धरती पे खड़े हैं, मैं भी पड़ा हूं अभी, मतलब आप खड़े हो अपने घर पे खड़े हो, मैं भी अपने घर पे खड़ा हूं फॉर एग्जाम्पल। तो हम जो है पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं, यानी करेक्ट है, हम सरफेस के, अर्थ के सरफेस के ऊपर खड़े हैं। तो हम क्यों खड़े हो पा रहे? बिकॉज यहां पे ग्रेविटी है, तो हमारे ऊपर ग्रेविटी काम कर रही है। यानी कि हम जितने जमीन से नीचे है, यानी कि जमीन के जस्ट करीब है हम लोग, ठीक
ठीक है ना। हमारा अर्थ का जो सरफेस है जितना करीब है उतना ज्यादा ग्रेविटी है, लेकिन जितना ऊपर जाएंगे यानी कि जब हमारा हाइट जो है इंक्रीज होगा, जब हमारा हाइट बढ़ेगा, तो समझ लो हम किसी पे बैठ के जा रहे हैं ऊपर, रॉकेट की तरफ जा रहे हैं या फिर एरोप्लेन में जब जा रहे हैं समझ लो, तो वहां पे जो ग्रेविटी होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। यानी कि जितनी हाइट बढ़ रही है उतनी ग्रेविटी नीचे हो जाती है, यानी कि हाइट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। ये आपको याद रखना है, लार्जर द वैल्यू ऑफ हाइट स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी के साथ एक चीज मैं क्या इमेजिन करवा सकता हूं आपको कि समझ लो अगर यहां पे जो हाइट है वो जितना ज्यादा जाएगा तो एक समय ऐसा भी आएगा कि ग्रेविटी का जो वैल्यू होगा वो जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? यानी कि एक समय ऐसा आएगा कि हमारा जो हाइट है अगर हम बढ़ाते जाए, कंटिन्यूअसली हम ऊपर जाते जाए, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि जो हमारा ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब होता है ऐसा? जब हम कहां चले जाते हैं, स्पेस में। यानी कि हम अर्थ से इतने दूर चले जाते हैं, इतनी हाइट पे चले जाते हैं अर्थ के, कि हमारा जो ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है वो शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसीलिए हम जब स्पेस में जाते हैं तो हम कहीं पे भी क्या हो जाते हैं, हिल नहीं पाते। आपने देखा होगा ना स्पेस में, मूवीज वगैरह में तो देखा होगा, स्पेस में क्या होता है, देयर इज नो ग्रेविटी, यानी कि कोई भी ऐसा फोर्स नहीं रहेगा जो आपको नीचे की तरफ खींचेगा। तो ये होता है हमारा बेसिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा कि कैसे हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैसे ग्रेविटी के अगेंस्ट में, आई मीन टू से ग्रेविटी के साथ में मिलकर काम करता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है नॉर्मली अगर हम बात करें तो। और साथ ही में एक और चीज में क्या बोल सकते हैं दोस्तों, कि अगर स्मॉलर डिस्टेंस की बात करें, ठीक है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो स्मॉलर डिस्टेंस होता है हाइट पोटेंशियल एनर्जी का, वो कभी कभी क्या हो जाता है, लेस देन जीरो हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है वो लेस देन जीरो हो जाता है। तो जब वो लेस देन जीरो हो जाएगा तो वो क्या हो जाता है, निगेटिव बन जाता है। करेक्ट है? कोई भी चीज जब लेस देन जीरो हो जाएगी तो क्या बन जाती है, निगेटिव बन जाती है। इसके लिए जो फॉर्मूला है ना दोस्तों, इसमें आप देखोगे तो इसमें ये जो साइन है वो निगेटिव का साइन है। यानी कि जब भी कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है तो हम जब बात करते हैं तो वो अगर वो लेस देन जीरो चले जाता है तो वो हम इसको किससे इंडिकेट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, निगेटिव से इंडिकेट करेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया। बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है एंड नॉर्मली एग्जाम में पूछता नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आज तक तो मैंने देखा नहीं कभी पूछे, लेकिन समझने वाली बात है, ये चीज आप समझ के ले लो। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है एंड साथ ही में आपको बता दूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, और जिसका नाम है दोस्तों एस्केप वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी है बहुत ही मस्त वेलोसिटी है, मस्त नहीं बोलूंगा लेकिन नॉर्मली बहुत ईजी भी टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये आप जब पढ़ोगे, जब मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, ध्यान से पढ़ना, ये आपको ना बहुत मजेदार लगेगा, ठीक है ना। और आपने शायद इसके पहले अगर पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी इसके बारे में जानकारी रखते हो आप लोग, तो आपको शायद और ज्यादा मजा आए। लेकिन दोस्तों अगर आपको नहीं पता है, बिल्कुल भी एकदम नया रहेगा आपके लिए, तो आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के देख लो, अच्छे से आपको क्लियर करके दे दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूं जिसका नाम है दोस्तों यहां पे एस्केप वेलोसिटी। देखो नाम से थोड़ा बहुत पता चल जाएगा आपको। एस्केप, एस्केप का मतलब क्या होता है दोस्तों, बचना। बचना मतलब हम बोलते हैं ना, हम किसी से एस्केप हो गए। जो टाइगर है वो जो है वो एक डियर के पीछे भाग रहा है, हिरन के पीछे भाग रहा है, तो हिरन जो है उससे एस्केप हो गई, यानी कि बच गई टाइगर से। तो सेम इसी प्रकार यहां पे जो वेलोसिटी है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एस्केप हो रहा है। तो कैसे होगा, ये एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि ये जो एस्केप वेलोसिटी की जो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ये एग्जैक्टली है क्या, ये जो एस्केप वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं ये एग्जैक्टली क्या है और इसका मीनिंग क्या होता है। तो लेट्स सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल कि जब हम कोई भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ध्यान से देखना, सोचना, इमेजिन करो मेरे साथ में कि कोई भी चीज जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक समय जाता है कि वो हाइट तक पहुंचता है एंड फिर जाके वो रिटर्न आ जाता है। करेक्ट है? ये आपने देखा है कि यानी कि एक बॉल ले लो, समझ लो एग्जांपल के तौर पे, एक बॉल मैंने अपनी पूरी ताकत लगा के मैंने ऊपर की तरफ आसमान में फेंक दिया, लेकिन एक ऐसा समय भी आएगा कि वो बॉल जो है ऊपर 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 जाएगा, लेकिन एक समय के बाद वो बॉल ऊपर जाके रुक जाएगा, थोड़े सेकंड के लिए, हाफ सेकंड, मिनी सेकंड के लिए रुक जाएगा एंड वापस से फिर नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आया? क्योंकि ग्रेविटी ने उसको खींच लिया। और दोस्तों नीचे इसलिए भी आया, एक और रीजन है नीचे आने का, क्योंकि वो बॉल के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाके हमारा जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसको पार करके स्पेस में चले जाए, उतनी ताकत भी नहीं थी। तो आप सोचोगे सर इतनी ताकत तो किसी के पास नहीं होती है। बिल्कुल होती है। रॉकेट्स, आपने देखा है दोस्तों, रॉकेट जो होते हैं हमारे अर्थ सरफेस से जब लॉन्च किए जाते हैं तो वो आसमान में जब चले जाते हैं तो वो हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल जो फील्ड होता है, अर्थ का जो ग्रेविटी का लेयर जो होता है उसको भी चीर फाड़ के आगे चले जाता है। अभी तो आपने सुना भी होगा कि हमने तो रॉकेट सैटेलाइट जो है मार्स तक भेजा है, तो क्या ना, बहुत सारे अलग अलग प्लैनेट्स, आई मीन टू से मून पे भेजते हैं, मार्स पे भेजते हैं। तो ये कब जाते हैं? जब हमारे अर्थ का ग्रेविटी का जो लेयर है पार हो जाते हैं तब जाते हैं। तो ये कैसे हो पाता है, इसके पीछे रीजन क्या है? ठीक है, देखो अभी मैं समझा रहा हूं ना, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना तो ही आपको समझेगा दोस्तों। ये थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा सा मन लगा के
और थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि स्पेस शटल होते हैं या फिर जो रॉकेट्स होते हैं, उनके पास क्या होता है, पावर होती है। एक ऐसी पावर होती है जो नीचे से थ्रस्ट पैदा करती है और वो पूरा देखा होगा ना, नीचे ब्लास्ट हो जाता है और पूरा उसको ऊपर लेके जाता है। यानी कि सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं, सिंपल सा लॉजिक समझो कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट में इतनी ताकत लगा दे कि वो इतनी स्पीड को ले ले, इतनी स्पीड उसके अंदर आ जाए कि वो हमारा अर्थ के ग्रेविटी से बच के बाहर निकल जाए, तो वो जो वेलोसिटी रहेगी वो रहेगी एस्केप वेलोसिटी। फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, ध्यान लगा के सुनना कि अगर हम कोई भी वस्तु के अंदर, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी सामान हो, रॉकेट हो, कुछ भी हो, अगर उसके अंदर एक ऐसी वेलोसिटी आ जाती है, एक ऐसी स्पीड आ जाती है जो अर्थ के ग्रेविटी के लेयर को पार करके बच के एस्केप होके चले जाए स्पेस के अंदर, ठीक है ना, ऊपर चले जाए, कभी लौट के वापस ना आ पाए, तो वो जो वेलोसिटी रहेगी वो रहेगी एस्केप वेलोसिटी। देखो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन, मैंने बोला था आपको बहुत सिंपल डेफिनेशन है, समझने के ऊपर है आपके कैसे आप समझ पा रहे हो। यानी कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आर पार फेंकना चाहते हो, यानी कि वो लौट के कभी आए ना, तो आप तो हाथ से तो फेंक नहीं पाओगे, बिकॉज अपने हाथों में इतनी ताकत नहीं होती, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोजन, यानी कि जो थ्रस्ट होता है उसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो हमें उसको इतनी स्पीड देनी पड़ेगी, वो रॉकेट जो होगी, रॉकेट सुपरसोनिक, आपको पता होगा मिसाइल्स होती है सुपरसोनिक, इतनी स्पीड से जाती है कि आप देख भी नहीं पाओगे। तो यानी कि आप इतनी स्पीड उसके अंदर डाल रहे हो, इतनी स्पीड डाल रहे हो कि वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को चीरते हुए, अर्थ के ग्रेविटी को पार करते हुए एस्केप होके चले जाए स्पेस के अंदर, तो वो जो वेलोसिटी रहेगी एस्केप वेलोसिटी रहेगी। समझ में आ गया? अब ये जो एस्केप वेलोसिटी है इसका एक फॉर्मूला भी होता है, तो उसको भी समझ लो वो फॉर्मूला क्या है। एंड ये फॉर्मूला समझाने के बाद आपको मैं सीधा एक एग्जांपल न्यूमेरिकल कराऊंगा, एंड वो न्यूमेरिकल जैसे हो जाएगा हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। और एस्केप वेलोसिटी डेफिनेटली आपको एग्जाम में पूछता है, या तो डेफिनेशन पूछेगा, एक्सप्लेन करने पूछेगा, या तो इसके ऊपर एक सम यानी न्यूमेरिकल जो है इसके ऊपर पूछता है। हमेशा ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, तो पहले बात तो एस्केप वेलोसिटी को लिखते कैसे हैं, वी फॉर वेलोसिटी और ESC लिख देते हैं। ESC मतलब एस्केप, शॉर्ट फॉर्म है। ESC मतलब एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला जो होता है ध्यान से देखना, फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, स्क्वायर रूट बनाते हैं और इसको लिखते हैं 2gm अपॉन आर, ठीक है, 2gm अपॉन आर। इसका मतलब क्या हुआ कि एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी कांस्टेंट होता है ना, जो जी वाला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी मल्टीप्लाई बाय m, जो भी ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसका मास, और नीचे वो भी जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका रेडियस, और ये सबका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हमारा एस्केप वेलोसिटी जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है? तो ये है उसका फॉर्मूला। अब चलते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने, जो कि एग्जाम में आपको पूछ सकता है या फिर इसके जैसा ही पूछ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो अभी मैं न्यूमेरिकल आपको कराने वाला हूं, ये थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना, तो ही आपको ये चीज समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्रिटिकल भी है लेकिन छोटा है और इजी भी है। ठीक है, तो ध्यान लगा के देखना, बस 2 से 3 मिनट के अंदर आपका ये जो न्यूमेरिकल है कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही में हमारा जो लेक्चर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको रफ कर लेता हूं, बिकॉज आई एम गोइंग टू राइट द न्यूमेरिकल हियर एंड सॉल्व इट फॉर यू, एंड यू हैव टू सी इट प्रॉपरली। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल की, तो क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है, देखो मैं क्वेश्चन भी लिखा दूंगा यहाँ पे, कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोग अपने टेक्स्ट बुक से भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी। आपको क्वेश्चन पूछेगा कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी। क्या पूछा है आपको? एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करके दिखाओ। ठीक है, इतना आपको पूछा है। साथ ही में पूछा है यहाँ पे, किसका पूछा है? सरफेस ऑफ द मून एंड गिवन मास एंड रेडियस, यानी कि आपको क्या दे दिया है इसमें? मास दिया हुआ है। ठीक है, तो मास कितना दिया हुआ है मून का? देखो चंद्रमा का निकालना है, मून का निकालना है, तो वजन जो दिया हुआ है वो दिया है 7.34, आगे क्या दिया है? 10⁻22 kg, 7.34 इंटू 10⁻22 kg दिया हुआ है। किसका? मून का। आप देख सकते हो बहुत वजन है ना, 7.34 इंटू 10⁻22 मतलब 7.34 के आगे 22 बार जीरो लगा दो, उतना केजी रहेगा। बाप रे, गिन भी नहीं सकते उसको। ठीक है, तो इतना केजी मून का वजन है, और साथ में क्या दे दिया है? उसका रेडियस, यानी मून कितना बड़ा है। तो मून कितना बड़ा है उसके लिए रेडियस दिया हुआ है आर। ठीक है ना, आर से लिखते हैं हम लोग रेडियस, तो रेडियस 1.74 इंटू 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर, 10⁻6 मीटर, ये भी बहुत बड़ा है। 1.74 के आगे 6 बार जीरो लगा दोगे आगे, तो उतना बड़ा मीटर में होगा मून। ठीक है, बहुत बड़ा है, साइज दे दिया है। और साथ ही में हमें एक और चीज जो पूछता है या फिर दिया रहता है, ठीक है ना, चलो ये इतना समझ लो पहले। ठीक है, इतना समझ लो। अब हमें क्या पूछा है? कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी, ये हमें पूछा है। हमें बाकी चीज तो पता नहीं है, लेकिन फॉर्मूला तो पता है ना एस्केप वेलोसिटी का, अभी मैंने देखा। तो एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों? √2gm अपॉन आर, अभी देखा था हमने। लेकिन इसमें दोस्तों हमारे पास m प्रेजेंट है, r प्रेजेंट है, लेकिन ये g क्या होता है? g इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड मैंने 10 बार बोला है, आपको याद रखना पड़ेगा। आपको बहुत बार स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि g होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसका एक वैल्यू होता है जो कि फिक्स होता है, वो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये उसका क्या होता है, वैल्यू होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो चीजें यहां पे दिख रही है ना, ये फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूले के अंदर इस चीज की वैल्यू जो है वो हम लोग डाल देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये वैल्यू डाल के अब थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, एंड वो कैलकुलेशन जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका जो फाइनली आंसर है वो भी आपका आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा आपको इसको सॉल्व करने में, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना, अभी हम लोग इसको सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब एस्केप वेलोसिटी है, इसमें हम वैल्यू डालेंगे, तो वी एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट है, ठीक है, 2gm अपॉन आर है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय जी क्या है हमारे पास, जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 डाल दिया इसमें। उसके बाद m का वैल्यू, मास का वैल्यू भी दिया हुआ है ना, 7.34 इंटू 10⁻22 इंटू 10⁻22 डाल दिया ये भी, ठीक है। और इसको पूरा मेरे को अपॉन करना है r से, r कितना है देखो यहां पे दिया हुआ है 1.74 इंटू 10⁻6, ये दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले क्या करता हूं, ऊपर जितने भी नंबर दिख रहे हैं उसको साथ में मल्टीप्लाई कर लो, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 6.67 मल्टीप्लाई बाय 7.34। तो एक स्टेप बढ़ा देता हूं, यहां पे आप ध्यान से देखो, अंडर रूट है, यहां पे अंडर रूट है, तो ये 2 ऊपर है, मल्टीप्लाई बाय 6.67 है नंबर, और तीसरा नंबर है यहां पे 7.34, ये 3 नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, और साथ में क्या बच रहा है ऊपर 10⁻⁻11 और 10⁻22, तो 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22, इसको मैंने अलग से साथ में लिख दिया, क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, और नीचे क्या बच रहा है 1.74 इंटू 10⁻6, इतना बच रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो। अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले वो जो 3 नंबर आपको दिख रहे हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों को आपस में हम क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट 2 को 6.67 से मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आएगा उसको 7.34 से मल्टीप्लाई करो, तो समझ लो हमें मिला वी एस्केप इज इक्वल टू, अंडर रूट में ही चल रहा है सब कुछ, अंडर रूट में ही होगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6.67 इंटू 7.34 को जो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 97.91, 97.91 आपका आंसर आएगा। किसका आंसर आया, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके आया, ठीक है। फिर ये दोनों को देखो, आपको पता है एक फॉर्मूला a रेज़ टू m मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू n इज इक्वल टू a रेज़ टू m प्लस n, यानी कि 22 प्लस -11, तो 22 - 11 कितना हो जाएगा 11, यानी कि ये दोनों को सॉल्व करके कितना मिलेगा, डायरेक्टली 10⁻11, ठीक है। तो ऊपर इतना मिल गया, नीचे क्या आएगा 1.74 है यहां पे अकेला, और मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 है। अब इसको वापस से सॉल्व कर सकते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है, इसको वापस से सॉल्व करो, क्या बच रहा है 97, जो नंबर है वो नंबर से ही डिवाइड होगा, तो 97.91 जो दिख रहा है आपको, 97.91 ये दिख रहा है आपको, इसको मैं 1.74 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। और ये 10⁻11 है और ये 10⁻6 है, ये जब ऊपर जाएगा 10⁻11 के पास इसको जब भेजूंगा तो वो माइनस हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10⁻11, और ये हो जाएगा 10⁻6, यानी कि 10⁻6 था ना, जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो आपका इसको सॉल्व करने के बाद 97.91 जो ये वैल्यू है उसको 1.74 से आप डिवाइड जब करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा 56.27 आएगा, यानी 56.27, ये सब अंडर रूट में ही हो रहा है दोस्तों, ठीक है। 56.27 आया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 और 10⁻6, तो कितना हो जाएगा 11 - 6 कितना होता है 10⁻5, इतना समझा। अब क्या कर सकते हो, 56.27 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो यहां पे 10⁻5 का मतलब क्या होता है, 5 जीरो आगे लगाना है, तो 5 जीरो में ये 2 पॉइंट के वजह से इसका 2 जीरो चला गया, तो 5 6 2 7 0 0 एंड 0, तो 5 6 2 7 0 0 0 जो होगा दोस्तों यहां पे देखो, समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने, ये 10⁻5 का मतलब क्या होता है 5 जीरो, तो 5 जीरो में 2 जीरो इसने खा लिया 27 ने, क्योंकि पॉइंट हटाना पड़ेगा ना, और 3 जीरो जो बच गया वो इसके आगे लगा दिया, तो 5 6 2 7 0 0 0 का आप स्क्वायर रूट निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है। तो इसका जो आंसर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 2372.19 मीटर पर सेकंड, तो इसका आंसर ये आ रहा है। और इसको आप चाहे तो किलोमीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर के बाद पॉइंट डालना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। तो आप दोनों में से कोई भी आंसर आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है इसका फाइनल आंसर, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से देखो, बहुत ही पूरा डिटेल में सॉल्व किया है, इतना आपके बुक में भी नहीं मिलेगा सॉल्व किया हुआ, हमने पूरा डिटेल बताया कि किस तरह हमने कैलकुलेट किया है, क्योंकि आप एग्जाम में खुद से सॉल्व करोगे, डायरेक्ट थोड़ी ना रट्टा मार के जाओगे और आंसर लिखोगे, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो पूरा यहां पे क्लियर कट हो गया कि फॉर्मूले में वैल्यू डाला,
बहुत सारा टाइम लगा यहाँ पे कैलकुलेट करने में, क्योंकि प्रॉपर तरीका यही है कैलकुलेशन का। देयर इज नो शॉर्टकट कि आप सीधा सीधा वैल्यू रट्टा मार के जाओ और एग्जाम में लिख दो। कर सकते हो, अगर सेम टू सेम आ गया तो आपका लक है, लेकिन अगर कुछ अलग क्वेश्चन आ गया, यानी कि इसमें कुछ वैल्यूज जो है वो चेंज आ गए, तो फिर आपका जो रट्टा मारा हुआ रहेगा वो काम नहीं आएगा, आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली वी गॉट द आंसर। या तो ये लिख सकते हो 2372.19 मीटर पर सेकंड, या फिर आप सीधा सीधा 2.37 किलोमीटर पर सेकंड भी आंसर लिख सकते हो। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर वीडियो है ये मैं करता हूं समाप्त, क्योंकि दोस्तों हमारा पूरा का पूरा जो टॉपिक था हमारा इस चैप्टर के अंदर ये हो गया है टोटली कंप्लीट। तो फाइनली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो जल्द हम नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा, हमारा जो भी पेंडिंग चीजें हैं वो सब हम लोग करा देंगे। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, बस बने रहना हमारे साथ। हर चीज जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, हर चीज आपको समय के अंदर ही मिल जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है और वीडियो भी खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।